आई विल से आपको इसमें क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास अपॉन एम। हाँ, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना है तो तुम्हें मोल्स गिवन है। मोल्स का क्या रिलेशनशिप, मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, इसको मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दूं तो मोलर मास मुझे लिख सकती हूँ। तो क्या मैं मोलर मास का फॉर्मूला यहां से इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर लिख सकती हूँ? क्लियर है? ओके, तो मैं अब यहाँ पे वो लिख रही हूँ, गिवन मास को मैं W लिख रही हूँ और मोलर मास को आई एम राइटिंग EQ इनटू एन फैक्टर। क्लियर? एवरीथिंग इज नाइस। मोल्स गिवन है, इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? अब इक्विवेलेंट वेट कैसे करें? तुम्हारे पास तो वो है नहीं, एन फैक्टर कितना होगा? चलो पहले ये बता, दिमाग लगाओ। तुम्हें इक्विवेलेंट वेट ही तो निकालना है ना इसका, राइट? कैसे निकालेंगे बताओ? अरे थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। देखो देखो, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, तो अगर मैं मोल्स का रिलेशनशिप, चलो एक और तरीके से करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। हाँ, NF5 है गुलमा। क्या है? NF5 है। समझ नहीं आया, दोबारा बोलो। NF5 है, बिल्कुल ठीक है। NF5 क्यों है अनुष्का? गुलमा वो वाली करी थी ना हमने, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम गिव्स Mn+2। एग्जैक्टली, मैंने कितनी बार बताया था, याद रख लो, PMnO4 एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर 5 का दिखाता है। कितनी बार बताई थी? न्यूट्रल में कितना दिखाता है? 1 का, बेसिक में 3 का। मैंने क्या रूल दिया था? 1 3 5, याद है? न्यूट्रल, बेसिक एंड एसिड, याद रख लो। और तुम्हारा सीआर K2Cr2O7 सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करता है और बनाता है Cr3+। तो यहाँ वो 6+ का दिखाता है, यानी इसका एन फैक्टर 6 होगा। क्यों? क्योंकि एक के लिए 3 दिखाएगा तो दो के लिए 6 दिखाएगा ना। तो हमको, अच्छा तुम लोगों ने पढ़ा नहीं। क्लियर? एन फैक्टर मैंने क्या फॉर्मूला दिया है? एन फैक्टर किसी भी ऐसे न्यूमेरिकल्स में जब हम चेंज करते हैं, चलो तुमको इतना तो समझ में आ रहा है, या डिफरेंस कितने का आ रहा है? तुम लोगों ने उस दिन पढ़ा था 3 का, मैंने एटम्स के साथ मल्टीप्लाई करने को बोला था, रिमेम्बर मुद्दा? तो मैंने क्या बोला था? नंबर ऑफ एटम्स इंटू इलेक्ट्रॉन, तो 2 इंटू 3 यानी 6 हुआ ना इसका एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में। एसिडिक हो बेसिक हो, इसका कोई बेसिक मीडियम पढ़ते ही नहीं, हम एसिडिक और न्यूट्रल पढ़ते हैं। K2Cr2O7 का ये +3 का ही रखता है, चेंज चेंज +3 का, लेकिन एन फैक्टर 6 आता है। क्लियर? KMnO4 आपका एसिडिक में 5 रखता है, बेसिक में 3 रखता है, न्यूट्रल में 1 रखता है। इनको तो रट लो, ये सबसे ज्यादा काम आएंगे तुम्हारे आगे, अगले साल भी और इस साल भी, और हर न्यूमेरिकल में तुम्हें चाहिए होंगे। तो अब मुझे बताओ, मोल्स और इक्विवेलेंट वेट, और मतलब मुझे इक्विवेलेंट वेट चाहिए और मुझे मोल्स गिवन है, क्या रिलेशनशिप में निकाल सकती हूँ? चलो एक बात बताओ, ये होता है, ठीक है, और तुम्हें इसका मास पता ही है ऑलरेडी। मैं इसकी जगह या तो मोल्स अपॉन गिवन मास करूं, अगर मैं इसकी जगह पे यहाँ पे मोल अपॉन गिवन मास कर लूं तो मेरा बनता है इक्विवेलेंट, ठीक है ना? तो गिवन मास तो मुझे इसमें गिवन ही नहीं है, अभी सीधा डायरेक्टली मोल्स दे दिए हैं। तो मुझे एक बार बताओ, इसकी जरूरत क्या? मैं डायरेक्टली मोल्स इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर नहीं कर सकती? नहीं समझ आया मुझे, पता है सबके ऊपर से गया। चलो अब इसको कौन से तरीके से और लूं मैं? अच्छा ये नोट कर लिया था, एक मिनट नोट कर लिया। अपना मैंने लिखा था न्यूट्रल बेसिक एसिडिक 1 3 5, लिख लो पहले। यहाँ पे ये Cr3+ था,
और 3 इलेक्ट्रॉन इनटू 2 एटम। पहले इतना लिख लो फिर मैं आगे बताई तो लगे हाथ। ये अगर KMnO4 एसिडिक मीडियम में तो क्या बनाता है Mn2+। यहाँ क्या बनाता है Mn4 2-। भूल गए डिफरेंस निकालो कितना हुआ 8 -2 6। अरे वो इसमें बनाएगा चलो इसमें आएगा MnO4 2- और यहाँ कितना बनाएगा 6 का डिफरेंस है दिमाग लगाओ ना। 7 से अगर 6 पे जा रहा है यानी 4 रख रहा है वहां पे तो कितना रख रहा होगा MnO2। ऐसे याद रख लो। नहीं समझ आया कैसे याद रखा मैंने। देखो मैं अगर 5 से इसमें 7 है ना। 7 से अगर 2 पे जा रही है तो 5 का डिफरेंस आ रहा है। 7 से मुझे 3 पे जाना है कितने का डिफरेंस है 4 का। यानी Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आनी चाहिए उसमें राइट। अगर 7 से 6 पे जाना है तो 1 है यानी 1 तो आना चाहिए। क्लियर समझ आ गया। ये तरीका होता है याद रखने का। बेटर है तुम अगर इनको याद रख लो 5। ये जो मैंने लिखा 1 3 एंड 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इफ यू रिमेम्बर मैंने बोला मुझे ग्राम इक्विवेलेंट निकाल के दो। फॉर्मूला बताओ इसमें सब भूल गए। गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ये भी याद नहीं है किसी आराम से ना बोल रहा है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही फॉर्मूला होता है ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ये क्या है मोल्स। तो एक बात बताओ ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर। मैंने क्या निकालने को बोला है बोलो। ग्राम वो एक्चुअली शायद मेरे बोलने में गलती है ग्राम इक्विवेलेंट ही बोला। अब तो निकाल लोगे। अब तो तुम्हें मोल भी गिवन है एन फैक्टर भी तुम्हें पता है निकाल लो। क्लियर करो जल्दी इसका आंसर तो देना। गिव यू वन मोर न्यूमेरिकल। मैं एक बार ये फिर से समझा दीजिए। क्या मैं एक बार ये वाला फिर से समझा देना लास्ट वाला। नॉर्मेलिटी वाला। समझने के बाद हाँ। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट हम्म, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड। हाँ सॉरी इन लीटर नॉट लिक्विड लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट मैंने क्या बताया था गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। हाँ। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। हम्म, अगर मैं तुमने जो निकाला है ना नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी वो तभी तो निकला है जब तुम ये वाला पूरा फॉर्मूला उठा के यहाँ डाल दोगे। हाँ याद है या मैं उसको कर कर दिखाऊं अभी। याद है। याद है किसको याद नहीं है कि नॉर्मेलिटी का ये फॉर्मूला कैसे आया था। हाँ तुमने तो पढ़ाई की थी। ओके जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए सॉल्व कर देती हूँ। और तुम्हारे आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं मुझे। हाँ क्लास में भी नहीं आ रहे हैं यानी कि तुम घर जाके नहीं पढ़ रहे हो अंकल बिल्कुल भी। ना लिसन यार अगर मैं इसको यहाँ ना लिखूं मुझे बताओ इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर जिसे हम एसिडिटी बेसिसिटी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ भी बोल सकते हैं।
पॉजिटिव आयंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। जिन्हें एन फैक्टर अभी नहीं पता, डोंट वरी, विल रिवाइज वंस वी रिवाइज ना, जब मैं बैकअप क्लासेस लूंगी तब समझ आ जाएगा। इसको उठा के मैं क्या करूंगी, इसमें डालूंगी, फिर इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो पूरा का पूरा इसमें डालेंगे अभी, ठीक है। अब नाउ टेल मी वन, मैंने ये इसमें डाला तो मेरा फॉर्मूला क्या बना, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर, ठीक है, क्लियर। अब मैंने ये उठा के इसमें डाला तो मेरा फॉर्मूला यहाँ पे क्या बना, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं ये लिखूंगी, ठीक है। तो मैं गिवन मास को W लिख रही हूँ, मोलर मास को ये लिख रही हूँ, वॉल्यूम को V लिख रही हूँ इन लीटर इनटू एन फैक्टर। ये क्या है, मोलैरिटी। सो N इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। आ गया, समझ आ गया, क्लियर। करो, फिर एक क्वेश्चन लिखो, उसके बाद फाइंड द ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ 3.65 ग्राम ऑफ HCl। यू हैव टू फाइंड आउट ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ 3.65 ग्राम ऑफ HCl। हम एन फैक्टर कैसे डिसाइड करते हैं अन्य, एन फैक्टर हम कैसे डिसाइड करते हैं, अगर इक्वेशन नहीं दी तो एसिडिटी हो गई, देन नंबर ऑफ प्लस आयंस। अगर तुम्हारे पास रिएक्शन नहीं है, ये चीज जो तुमने KMnO4 की करी वो तो रिएक्शन के हिसाब से करी, जब रिएक्शन नहीं है यहाँ पे HCl डायरेक्टली गिवन है, HCl कितने H प्लस रिलीज करेगा, एक। तो हम एसिड्स के केस में, मैं इसके नीचे लिख देती हूँ, बेसिसिटी होती है एसिड्स के केस में, एसिडिटी होती है बेसिस के केस में, ये होता है सॉल्ट्स के केस। यानी कि सपोज तुम्हें दिया है NaCl, तो ये कितने Na प्लस देगा, एक देगा, राइट। और एक ही Cl माइनस देगा, हम माइनस से ले या प्लस से ले बात एक ही आती है, लेकिन हम लिखते वक्त लिख लेते हैं यहाँ पे प्लस आयन, लेकिन होगा बैलेंस इक्वेशन होगी तो नंबर ऑफ आयंस तो सेम ही होंगे ना हमेशा दोनों साइड में। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि इसका ग्राम इक्विवेलेंट मास 0.1 ग्राम कैसे आया, किसी को डाउट है इसमें। फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, पहले नोट कर रहे हो, नोट कर लिया सबने या कर रहे हो, ये तो कर लिया, इज राइटिंग, तुम भी लिख रही हो, पहले लिख लो, पहले मैं बता देती हूँ। का मतलब होता है, जैसे हम यहाँ कह रहे हैं ना कि लीटर है, राइट। अगर मैं इसे ऊपर थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर दूं ना, तो ये जो मेरा अगर मैं सिर्फ इतनी वैल्यू दूं, देखो इसको इसको हम क्या बोलेंगे, मोल्स। तो मोल्स के साथ जब आपका 1000 लग के एन फैक्टर को अभी साइड में रखो और वॉल्यूम आ जाए, इतने को कहते हैं मिलीमोल्स, ठीक है। यानी वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में दी गई है, क्वेश्चन को सीधा सीधा समझ लो, वॉल्यूम लावण्य अगर मिलीलीटर में क्वेश्चन में दी गई है, तो यानी तुम मोल्स नहीं निकालते, तुम मिली मोल्स निकालते, क्योंकि उसमें तुम 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर, क्योंकि तुम्हें वॉल्यूम लीटर में लेनी होती है। जब तुम 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो जो एन होता है इनटू 1000, वो आपका मिली मोल्स कहलाता है। क्लियर, बस इसको ऐसे समझना, ये मत सोचना कि वो क्या नाम है कोई मिलीग्राम्स दे रखा होगा कुछ नहीं नहीं, मिलीग्राम्स वगैरह कुछ नहीं दिया होगा, इसका मतलब होता है वॉल्यूम ml में दी गई हो। समझ में आ गया, हाँ जी बोलो जी। ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, अभी कर लेते हैं, किस किस का हो गया, अच्छा इनका हो गया। इसमें बोला है फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 50 मोलारिटी ऑफ 0.2 मोलर H2SO4। तो एक बात बताओ मुग्धा, नोबडी विल आंसर, मोलारिटी कितनी दी गई है, 0.2 दी गई, ओके। आपको निकालने के लिए क्या बोला गया है, ग्राम इक्विवेलेंट, राइट, और आपको वॉल्यूम दे रखी है, ठीक है। तो लेट्स, polarity is given as 0. polarity volume is given as 50 ml और आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, राइट। कौन सा ऐसा रिलेशनशिप है जहां जो मैं यहाँ यूज करूँ जो ग्राम इक्विवेलेंट से रिलेट करेगा, देखो अगर मैं मोलारिटी का फॉर्मूला देखूं N/V लीटर में,
राइट। यहां से क्या मैं 1 मिनट मोल्स ये लिख सकती हूँ मैं, राइट। ग्राम इक्विवेलेंट का अभी भी मैंने बताया मोल्स इनटू एन फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या बोला, जैसे इसने अभी भी बोला है 1000 मिलीलीटर में दी गई, तो मैंने बताया था कि अगर मिलीलीटर में दी गई हो तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर सकती हूँ। क्लियर है ये। अब मोल्स की जगह पे आप ये सारी वैल्यू रखो। एन फैक्टर आपको पता है क्योंकि क्या दिया, H2SO4, तो H2SO4 का एन फैक्टर 2 होता है ग्राम। गॉट इट, क्लियर, निकालो। सब कुछ आपके सामने, यू जस्ट हैव टू पुट दिस वैल्यू हियर। क्यों, NF2 है ना। जैसे एक सेकेंड, 0.2 इंटू वॉल्यूम कितनी है 50 अपॉन 1000, तो ये वाला नीचे आ गया 10, ठीक है। ये 2 से गया, ये भी गया, सो 1/200, 0.05 नहीं आना चाहिए, कितना आएगा 0.0, इसको दूसरे अरे ऊपर 10 आ गया ना, ऊपर क्यों 10 आ गया, 15 to 0.2। वो 10 इसको नीचे काटा है। था, अगर मैं इसको इससे काटती 5 तो ये पूरा चला गया ना 5 से 5, चलो तुम्हारे हिसाब से कर लीजिए। 0.2 इंटू वॉल्यूम इज 50 अपॉन 1000, क्लियर। ये हटा इंटू 10, ये कट गया, 10/1000, 0.0 बनाएगा। तो मैं 0.01 ही तो करनी चाह रही थी, क्लियर। मैं आ गई इंटू वैल्यू, मैं कुछ गलत कर रही हूँ कहीं पे, मैंने मल्टी एन फैक्टर तो लिया ही नहीं है, एन फैक्टर 0.02 ग्राम आ गया, ये लो है। H2SO4 है ना बेटा, देखो H2SO4 पानी में आपके मैक्सिमम जब ये डेसोसिएट होता है दो तरीके से होता है, या तो ऐसे होगा, तो कितने H+ दिए, दो दिए, या फिर डेसोसिएट करेगा ऐसे, तो यहाँ एक दिया। अब इक्वेशन तो दी नहीं है, तो ये केस तो हम कंसिडर कर ही नहीं सकते, ये केस तो तब लेंगे जब इक्वेशन दी होती। जब भी किसी का एन फैक्टर चाहिए हो और तुम्हें इक्वेशन ना दी गई, उसमें कोई तुम्हें चेंज नजर ना आ रहा, तो हाईएस्ट वैल्यू लेके, तो यहाँ ये हाईएस्ट वैल्यू दो हमने मोल्स निकाले हैं ना, क्यों बोल, मोलैरिटी से, हमने क्या मोलैरिटी निकाला है अभी, हमने मोल्स निकाले, मोल्स निकाले डिवाइड हैं। होगा इनफैक्ट, डिवाइड नहीं होगा। क्यों, क्या हो गया, इसकी जगह पे तुमने ये रखा, तो इंटू एन फैक्टर होगा ना, डिवाइड क्यों होगा सर जी, हाँ गलती कर रहे हो, क्लियर, समझ आ गया, ओके। अभी पता चलेगा कितना समझ आया। लेट मी गिव यू वन मोर, लिखो व्हाट इज द नॉर्मेलिटी, पहले ये वाला नोट कर लो, मैं जब तक ग्रुप में भेज रही हूँ। और जिसको नहीं समझ में आया यही दोबारा पूछ लो। लावण्या, इज इट क्लियर, नवजीत, अंकित, मुद्दा, जल्दी करो ये वाला। अब मुझे तुम्हें दो तरीके की नॉर्मेलिटी सिखानी, एक नॉर्मेलिटी ऑन मिक्सिंग, एक ऑन नॉट मिक्सिंग। पहले वाला क्वेश्चन करना, शांति से पढ़ो। 0.84 है। अरे इक्वेट करना है दोनों को, तुमने इक्वेट करके किया ना, हाँ ठीक है। एक बार बताओ, जब मैंने क्या बताया था, मैंने मोलारिटी के केस में कहा था ना, अगर सपोज करो मैंने तुम्हें 1 लीटर पानी दिया और मैं उसकी मोलारिटी मैंने बोल दी 1 मोलारिटी है उसकी, राइट, 1 मोलर मोलारिटी है उसकी,
फिर मैंने उसमें 500 ml और पानी डाला, तो रिजल्टिंग मोलैरिटी क्या होगी, मैंने ये तो पूछा, राइट। इसमें भी वही दिया, उसने क्या बोला है, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय डाइल्यूशन ऑफ 200 ml ऑफ 0.2 मोलैरिटी। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो इधर देख ले। 0.04। देखा, अन्य का भी गलत होता है। रिमा कितना है आंसर? अभी कर बाद में, पहले जरा क्वेश्चन कर ले ये वाले। देखो, याद रखो, सपोज करो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला दिया है जिसमें एक सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी मैंने बोला 1 नॉर्मेलिटी है, इसकी वॉल्यूम मैंने बोला 1 लीटर है। अब मैंने N1V1 ले लिया। अब मैंने इस कंटेनर में 300 ml और डाला, राइट, तो वॉल्यूम कितनी हो गई, 1.3, राइट, 1.3 लीटर हो गई। अब एक बात बताओ, उसकी नॉर्मेलिटी, ये वॉल्यूम 2 हो गई, तो नॉर्मेलिटी भी तो चेंज होगी, वो पूछा उसने कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो मुझे ये निकालना है, बाकी वैल्यू तुम्हारे पास है, निकाल लो। यही क्वेश्चन में पूछा, क्वेश्चन में ये वन वन मत ले लेना, मैं तुम्हें जस्ट एक एग्जांपल दिया। इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, बोलो, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन बाय डाइल्यूटिंग 200 ml ऑफ 0.2 मोलैरिटी। मींस आपको मोलैरिटी गिवन है, तो पहले बताओ नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का वो क्या होता है रिलेशन। NF तो 1 ही होगा ना उर्मा, HCl है। अरे वो तो क्वेश्चन में गिवन था, मैंने तो एग्जाम्पशन ले लिया था। एक बात बताओ, एच नॉर्मेलिटी का रिलेशन क्या बताया था मैंने, एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू V1 इक्वल टू N2 इंटू V2 लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। HCl की बात हो रही है, लावण्य HCl का एन फैक्टर क्या होगा, वेरी गुड, 1.2 गिवन इन क्वेश्चन, वॉल्यूम 1 इज गिवन लीटर में है, तो यहाँ 1000 करूंगी क्योंकि दूसरा 300 200 ml दे रखा है मुझे, N2 इंटू N2 निकालो, क्लियर, निकालो फटाफट से। 1 कहाँ अटक गए, ये वाला हो गया, ओके वेरी गुड। अब मुझे तुम्हें एक फॉर्मूला देना है, कर लिया सबने ये वाला, तुम दोनों का भी हो गया ना, अच्छा तुम दोनों का तो पहले ही हुआ था। आगे आपका आंसर सही, कहाँ गलती कर रहे थे आप, अच्छा इसकी आप बताओ कितनी है? हाँ, अरे बोलो, गलत है, 0.1 है। अब नहीं आएगा तुम्हें वो समझ में, क्योंकि वह फॉर्मूला ही दूसरा लगना था। हाँ, देखो, अब होता है, मैंने अब एक नया केस हम पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी का, ठीक है। हम कहते हैं नॉर्मेलिटी ऑन मिक्सिंग। अब मिक्सिंग में नॉर्मेलिटी में दो केस आते हैं, अगर एसिड एसिड के साथ हो रही है, बेस बेस के साथ हो रहा है मिक्स, एसिड बेस के साथ हो रही है, ये दो के साथ दो डिफरेंट केसेस हो सकते हैं हमारे पास। जब ये रहेगा तो साइन में प्लस आएगा, एक फॉर्मूला दूंगी उसमें, और यहाँ पे माइनस, बस ये याद रखना। फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी मिक्सिंग इज इक्वल टू N1V1 माइनस प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब मैंने जो ये प्लस माइनस लिखा है ना, इसका मतलब यही है, अगर तुम्हें एसिड के अंदर एसिड मिलाने के लिए क्वेश्चन में दिया, तुम अपनी चेयर लाके यहाँ नहीं आ सकती हो, वहीं से देखना है, चाहे मेरी गर्दन चली जाए, है ना, सर्वाइकल हो जाए वो चलेगा, हम बोलेंगे ना वहीं से देखेंगे। देखिए आप फटाफट, इसमें हमारा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर एसिड में एसिड मिक्स कर रहे हो तो यहाँ पे प्लस का साइन ले लो, और एसिड में अगर बेस मिक्स कर रहे हो तो माइनस का साइन ले लो। अब क्वेश्चन चेक करो, मैंने एसिड एसिड दिया था या बेस एसिड दिया था, समझ आ गया कहाँ गलती कर रहे हो फॉर्मूला में, क्योंकि फॉर्मूला पढ़ाया नहीं था मैंने वो। कोई बात नहीं, अब करो, अब करो, तुम्हारे को क्वेश्चन हो जाएगा। तुम्हारे लिए दोबारा समझा रही हूँ, अगर मैं एसिड में एसिड मिक्स कर रही हूँ या बेस में बेस मिक्स कर रही हूँ तो इस फॉर्मूले में प्लस का साइन ले लेना, ठीक है। अगर मैं एसिड में बेस मिक्स कर रही हूँ तो माइनस, तो जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया बुक का, उसमें क्या मिक्सिंग हो रही है,
यानी माइनस वाला साइन लेंगे, निकाल लो फॉर्मूला, सीधा सीधा फॉर्मूला में डाला हुआ है। फिर मैं टाइट्रेशन शुरू करूँ तुम्हारा, तो तुमने वो वैल्यू निकाली नहीं थी, बस कर लिया था और पता नहीं चला क्या किया, कलर चेंज हो गया। बहुत बढ़िया, टाइट्रेशन कर लिया क्लास में, लेकिन समझ में नहीं है क्या किया, बस हो गया। अब देखो, पहले तो समझो टाइट्रेशन होता क्या है। टाइट्रेशन होता है, हम ना दो सॉल्यूशन लेते हैं, जिसमें से एक सॉल्यूशन की हमें मोलारिटी पता होती है। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ मैं इसमें दो सॉल्यूशन ले रही हूँ, तो अगर मैं सपोज कहूँ सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2, एक की मोलारिटी मुझे नोन होती है, एक की मुझे फाइंड करनी होती है। ठीक है, जो नोन होती है उसे हम कहते हैं टाइट्रेट, और जिसकी फाइंड करनी होती है उसे हम कहते हैं टाइट्रेंट। अभी मतलब बता दूंगी सारा, मैं इन दोनों में से थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, टाइट्रेंट ठीक हो रहा है। ओके, इसको हम लेते हैं ब्यूरेट में, इसको हम लेते हैं कॉनिकल फ्लास्क में। ठीक है, अब समझते हैं इसे करते कैसे हैं। सपोज जैसे मैं बेसिकली क्या करती हूँ, जैसे मैं अपने लेक्चर्स की बात करूँ स्कूल में, मैं अगर तुम्हारे साथ भी होती तो मैं तुम्हें 12th वाला पहले करा देती। क्यों? क्योंकि मुझे 12th वाले ही तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाने होते हैं मोस्टली, उसी पे क्वेश्चन आते हैं। तो वो तुम्हारा ना बहुत सिंपल होता है, M/20 तुम्हें दे रखा होता है ऑफ मोहर सॉल्ट विथ KMnO4 तुम्हें करना होता है। ठीक है, और KMnO4 की तुम्हें मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ निकालनी होती है, इसको फाइंड करना होता है। दिस इज गिवन टू यू। ठीक है, अब मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला समझ लो, फिर मैं इसका पूरा वो भी तुम्हें प्रोसीजर भी समझाऊँ। FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2, ये होता है मोहर सॉल्ट। तुम इसे अगले साल लैब में बनाओगे भी। ठीक है, इस सॉल्ट को तुम्हें क्या करना होता है, वे करना होता है। अब कैसे वे करें, कितना वे करें, ये कैसे पता चले, मोलैरिटी गिवन है। ठीक है, अगर मेरे पास मोलैरिटी है तो मैं वे निकाल सकती हूँ किसी भी सॉल्यूट का। क्यों निकाल सकती हूँ, मोलैरिटी की जगह रखो इसको 1/20 को, एन रखो। वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, अगर 1 लीटर में बना रहे हो तुम, 500 ml में बना रहे हो तुम, 400 ml में बना रहे हो, वो तुम्हारे स्कूल के टीचर और क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज करो मैंने यहाँ पे 1 लीटर में बनाया, तो मैं क्या करूंगी, 1 into 1000। ठीक है, अब अगर 1 into 1000 नहीं भी करे, डायरेक्टली निकालूंगी आंसर फिर भी सेम ही आएगा। मैंने 1 लीटर, तो मेरा मोल्स कितना आ गया, 1/20। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू 1/20, 392, 392 इसका मास होगा। ठीक है, 1/20, तो वेट कितना आया, 20/392 ग्राम। ये वेट, ये आंसर निकालो कितना आता है। 0.051, नहीं ज्यादा कम नहीं है, 20/392। एक मिनट रुक जाओ, 20,000 डिवाइड बाय 390, कहाँ गलती कर रही हूँ मैं, आंसर तो 19.6 आना चाहिए। मैं कहीं तो कोई गलती कर रही हूँ, गलती कर रही हूँ। मोर सॉल्ट का मास निकालना एक बार होता तो 392 है। अच्छा, मैं गलती यहाँ कर रही हूँ, 392/20 आएगा, ये गलती कर रही हूँ। 19 तो वॉल्यूम 19.6 1 रखा हुआ है ना मुझे इसका आंसर, इसीलिए 19.6। यानी कि अब तुम्हें क्या करना होगा, लैब में जाओगे, तुम्हारे पास एक वेइंग मशीन होगी, वो तराजू वाली मत लेना, आज की डेट में डिजिटल आती है, तो डिजिटल लेते हैं। तो क्या करते हैं, उसमें हम वॉच ग्लास रखते हैं जीरो के ऊपर, ताकि वॉच ग्लास का जो वेट है ना वो प्रॉब्लम ना करे तुम्हारे को। तो हमने जीरो पे वेट ग्लास ले लिया, उसके अंदर हम 19 ग्राम मोर सॉल्ट डालते हैं। ठीक है, फिर उस मोर सॉल्ट को
तुम एक फ्लास्क में लोगे, जिसमें डालोगे, जो 1 लीटर का फ्लास्क होगा ही होगा, तुम्हें देखना कि 1 लीटर का फ्लास्क होना चाहिए, उसमें तुमने 19.6 मोहर सॉल्ट डाल दिया, उसके अंदर 10 ml H2SO4 डालोगे, क्योंकि मोहर सॉल्ट की आदत होती है ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम कम ना हो, इसकी वजह से हम H2SO4 डाल देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने 19.6 ग्राम लिया, 10 ml H2SO4 डाल दिया, और मुझे अभी 1 लीटर का सोल्यूशन बनाना है, तो मुझे पानी कितना डालना चाहिए? मैंने बोला 19.6 ग्राम मेरा 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए निकला है, मैंने उसके अंदर 10 ml H2SO4 डाल दिया, तो मुझे 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाना है, तो पानी कितना डालूं? 70। अनुष्का व्हाट? 70.4। बेटा 990 ग्राम हुआ ना, 990 मिलीलीटर। 70.4 तुम्हारे दिमाग में कहाँ से है? और वही मतलब। 990, 990 ml और डालोगे। अब मैंने क्यों किया 990 ml? क्योंकि मैंने वॉल्यूम 1 लिया है। अगर मैं यहाँ पे 10 ml डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, उसके बाद अगर 100,000 और डाल दूंगी, तो मेरी तो वॉल्यूम चेंज होके 1010 पे पहुंच गई, 1010 पे पहुंच गई, तो उस हिसाब से मेरी मोलारिटी बदल गई बिल्कुल की बिल्कुल क्वेश्चन, और मोलारिटी बदली तो वेट भी बदल गया। तो मेरा सॉल्यूशन तो स्टैंडर्डाइज हुआ ही नहीं ना, मुझे एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है जिसकी मोलारिटी मुझे गिवन है, इसलिए हम कहते हैं हम एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं जिसकी मोलारिटी हमें पता है। मोलारिटी से हमने वेट निकाला, वेट से हमने सॉल्यूशन बनाया। अब सपोज करो तुम्हारी टीचर कहती है 500 ml में बनाना है, तो यहाँ पे 1 लीटर की जगह 500 ml रख लें। ठीक है, वो तुम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या जो तुम्हारे टीचर कराना चाहे उस हिसाब से करा सकते हो। 490 ml जाएगा, लेकिन यहाँ पे वेट भी तो चेंज होगा फिर, राइट? अब तो तुम धीरे आराम से निकाल सकते हो। देखो, अगर सपोज करो तुमसे अचानक से बोला जाए कि 1 लीटर में तुम यूज करते हो 19.6, मैं 500 में कितना करूँ? सीधा सीधा करो ना, 1000 ml में लेते हो 19.6 ग्राम, 500 में कितना लोगे? 19.6 इंटू 500 अपॉन 1000 से डिवाइड कर दो, 9.8 ग्राम। क्लियर? तो तुम 250 ml में भी निकाल सकते हो, 100 ml में भी निकाल सकते हो यहाँ से, अगर तुम्हें ये याद है। इस मोलारिटी के लिए, सिर्फ इस मोलारिटी के लिए, अगर मोलारिटी m/40 कर दी जाए, तो यहाँ पे m/40 रख दो, m/50 कर दी जाए तो यहाँ पे 1/50 कर दो। वो अकॉर्डिंग टू तुम्हारे टीचर, और सब अलग अलग टीचर का फर्क होता है, आंसर तुम्हारे फाइनली एक ही निकलने वाला है, चाहे कितनी मोलारिटी। ठीक है, ये समझ में आ गया अभी? अब पहले हम करते क्या, 19.6 ग्राम लिया, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड 10 ml डाला, अच्छे से उसको शेक करके मिक्स कर लिया, देन एडेड 990 ml, उसको शेक कर लिया, तुम्हारा एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, अब बात आती है KMnO4 की, क्योंकि मुझे निकालना तो KMnO4 है, तो पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं इसके आगे का एक डायग्राम बनाने जा रही ये भी सारे लैब में था। हूँ। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मोर सॉल्ट का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है ना 1 लीटर का, उसको हम पिपेट से, पिपेट भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो भी दिखा देती हूँ अभी, उससे हम 10 ml लेंगे। पिपेट्स के डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं, 20, 10, राइट? मोस्टली हम 10 ml लेंगे। उस पिपेट से हम 10 ml लेके इसमें मोहर सॉल्ट डालेंगे। ठीक है, हमने डाल लिया। अरे नहीं, जो हमने सॉल्यूशन बनाया ना 1 लीटर मोर सॉल्ट का, जिसमें 19.6 ग्राम है, प्लस 10 ml है, प्लस आपका 990 ml है, उसमें से 10 ml निकाल के इसमें डालेंगे। क्लियर ना? अब ब्यूरेट में क्वेश्चन ये आता है बच्चों का कई बारी, कि आपको कितना ब्यूरेट, KMnO4 का सॉल्यूशन भी तो बनाना है ना, KMnO4 इज पिंक कलर सॉल्यूशन, पिंक कलर का सॉल्ट होता है, तो उसको मुझे पानी में मिक्स करना है। अब मुझे क्या पता कितना मिक्स करना है? तो बीइंग अ टीचर हमें तो पता होता है, मैं बच्चों को भी बता देती हूँ पहले से, क्यों? क्योंकि नहीं तो आंसर कभी भी सही नहीं निकलेगा तुम्हारा। बच्चे क्या करेंगे, 2 चम्मच डाल दिया, मन किया 2 चम्मच KMnO4 लिया, 1 लीटर पानी में डाल दिया, तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बच जाती है उसकी, तो आंसर सही नहीं आता। तो उसके लिए हम 1.58 ग्राम पर लीटर लेते हैं, यानी अगर मुझे KMnO4 का सॉल्यूशन 1 लीटर में बनाना है, 1 लीटर में, तो मैं 1.58 ग्राम ही लूंगी। ठीक है, 1.58 ग्राम KMnO4 हम वे करते हैं, उसको 1 लीटर पानी में मिक्स करते हैं अच्छे से, क्योंकि उसको मिक्स होने में बहुत टाइम लगता है। फिर उसके बाद हम इस बियरेट में 50 ml तक पूरा भर लेते हैं। ठीक है, पिपेट अभी मैं दिखा देती हूँ क्या होता है। फिर हम इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें डालते हैं। अब इसकी एक ट्रिक होती है, राइट?
आपकी यूनिट लिखी है 10, 20, 30, 40, देन आ गया नीचे 50। ठीक है, आपको बिना आंख बंद कर लो चाहे, 8 तक तो बिल्कुल ऑन कर दो, आने दो उसके अंदर, KMNO4 को आने दो, वो शेक करते रहो। ठीक है, 8 के बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप लो। अगर आपने मोलार ये वाला जितना कैलकुलेशन के हिसाब से अगर काम कर रहे हो ना, तो मैं बता रही हूँ, अगर आपकी ये सारी चीजें चेंज होती हैं, ये चेंज होगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। और आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर चेंज होता है तो सारा कैलकुलेशन चेंज हो जाता है। क्लियर? मैं इसके हिसाब से अगर आपको बताऊं तो हम क्या करते हैं, 8 तक हम ऐसे ही बोल देते हैं, मैं बच्चों को बोल देती हूँ ठीक है आप ऑन कर लो एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग इट लाइक। जैसे 8 पे आप पहुंचो उसको बंद कर दो, टेक ड्रॉप बाय ड्रॉप, क्योंकि आपका एक इक्विवेलेंस पॉइंट आने वाला हो। वो इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? वो इक्विवेलेंस पॉइंट ये होता है कि उस टाइम पे जो टाइट्रेट होता है और टाइट्रेट होता है, इसमें एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। ठीक है, अभी प्रॉपर साइंटिफिक डेफिनेशंस भी दे दूंगी सारी। तो वो हमें इसमें प्रिपेयर करना होता है, वो होता है पॉइंट आपका कलर चेंज। अब हम कहते हैं हम इसमें इंडिकेटर तो डाल ही नहीं रहे। क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि KMNO4 इज सेल्फ इंडिकेटर, उसका खुद का कलर इतना स्ट्रांग होता है कि वो खुद ही सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। KMNO4 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो सामने वाले को बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज करता है, उसका खुद एज अ सेल्फ इंडिकेटर वो काम कर रहा है। इसलिए हम इस वाले इक्वेशंस में, ये हो गया तुम्हारा K2Cr2O7 विद सॉरी K2 ऑक्सैलिक एसिड विद आपका जो करते हो KMNO4, उसमें भी हम KMNO4 जहां भी आएगा ना, वहां पे आपको इंडिकेटर की जरूरत कभी नहीं पड़ती, क्योंकि वो सेल्फ इंडिकेटर। क्लियर? इसलिए अब इसमें जब हमने डाला तो अराउंड 9.5 या 9.7 पे आपका ऐसा, जैसे मैंने आपको पिंक कलर दिखाया था अभी, बिल्कुल वैसा आना शुरू हो जाता। बस वहीं बंद कर दो, डार्क पिंक नहीं लाना है, डार्क पिंक इज अ रॉन्ग कलर, आपको बिल्कुल लाइट पिंक लेना होता है। जैसे ही वो लाइट पिंक आ जाए आप खत्म करो। फिर आपको एक टेबल बनाना होता है, सीरियल नंबर, इनिशियल रीडिंग, ठीक है, ये फाइनल, एंड दिस इज द डिफरेंस। तो आपने पहले कितना लिया, 50 ml था, या जीरो से लेते हैं, चलो जीरो से रीडिंग स्टार्ट हो रही है ना, आपके ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो जीरो था, आपका आ गया सपोज 9.7, तो डिफरेंस कितना है 9.7। अब हम बच्चों को क्या कहते हैं कि दोबारा से इसे भर लो, पूरा भर लो जीरो तक, कैलकुलेशन इजी रहती है। नहीं तो क्या होता है, दोबारा लोग यहाँ पे 9.7, फिर डिफरेंस आएगा तो यहाँ कैलकुलेशन में कई बार गलती। तो हम ये बच्चों को कहते हैं आप दोबारा भर लो, तो आपने दोबारा जीरो तक करा, आपकी रीडिंग आ गई 9.5, आपने लिख लिया 9.5। फिर आपको आपने तीसरी रीडिंग निकाली, अगेन दोबारा से भरा, अब आ गया 9.7, तो 9.7। अब ये दो रीडिंग मैच कर गई ना, बस इसी को फाइनल रीडिंग मान। हम इसे क्या कहते हैं, एवरेज नहीं कहते, कॉन्करेंट रीडिंग कहते हैं। कॉन्करेंट रीडिंग मतलब एक से ज्यादा रीडिंग अगर कोई कॉमन हो जाए तो उसे कहते हैं यही रीडिंग सही है, एकदम एक्यूरेट रीडिंग काइंड ऑफ, तो इसे कॉन्करेंट रीडिंग वर्ड यूज किया। ये आपने ले लिया, ठीक है। अब आता है कि हम KMNO4 की मोलैरिटी निकाले कैसे। तो अभी मैंने आपको एक N1V1 इज इक्वल टू N2V2 का फॉर्मूला दिया है, ठीक है, हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक मोर सॉल्ट है KMNO4 है, एक साइड में लिख लो मोर सॉल्ट और एक साइड में लिख लो KMNO। मोर सॉल्ट का N फैक्टर 1 इंटू M1 इंटू V1 इज इक्वल टू NF2 इंटू M2 इंटू V2। ठीक है, अब ये मीडियम एसिडिक है कि बेसिक है? अभी तो H2SO4 डाला था, और KMNO4 H2S एसिडिक मीडियम में क्या एन फैक्टर रखता है? 5। ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता ना KMNO4 का, तो कॉन्करेंट रीडिंग कितनी आई है 9.7। 9.7 मैंने कितना वॉल्यूम लिया है कॉनिकल फ्लास्क में? मोर सॉल्ट की मोलैरिटी कितनी है? ये तो रखिए 1/20। अब आता है क्वेश्चन, मोर सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होगा? हाँ 1, राइट 1 ही होगा। क्यों, वैसे तुमने क्यों बोला 1 होगा? क्योंकि आपने पहले बताया।
अब एक चीज बता देती हूँ, इसमें इसकी वो क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है FeSO4 की, सिर्फ FeSO4 की बोलो। Fe2+ है, और एसिडिक मीडियम में KMnO4 के साथ Fe3+ बनाता है। ये मैंने कितनी बार करा लिया है, इसकी प्रॉपर इक्वेशंस भी होती है, वो भी लिखवा दूंगी। ये बनाएगा Fe3+, ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए वन का डिफरेंस। अब तुम यहाँ से मोलारिटी निकाल सकते हो इजीली। इसकी मोलारिटी का कैलकुलेशन में तुम बता देती हूँ कितना आता है। एम सॉरी नॉट 2 है, आएगा 0.01 मोलारिटी, ये निकल के आएगा। ठीक है, अब आता है स्ट्रेंथ निकालनी। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है मोलारिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, मोलारिटी तुम्हें दे रखी है, और KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट 158 होता है, 1.58 ग्राम पर लीटर। आगे आंसर में क्लियर। अब तो 19.6 है ना, इसका 19.6 है ना वेट तो। किसका वेट वो निकाला तो ऐसा ही बेटा, थी। दैट इज तो मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने 19.6 लिया था, वो मोहर सॉल्ट है, हम यहाँ KMnO4 की बात कर रहे हैं। क्लियर अनुष्का। अब जब हम इसको और इनको रिएक्ट करते हैं तो देयर आर सर्टेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इक्वेशंस। क्लियर, जो हमें करनी होती है याद बाय हार्टेड, वो बहुत लंबी होती है, मैं भी करा देती हूँ, तो तुम पहले ये लिख लो सारा, लिख लो फटाफट। तो Cr2O7, राइट। ये दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी होते हैं वो जो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर नहीं होते हैं। क्या होता है हाइग्रोस्कोपिक, 10वीं में पढ़ाया हुआ है। मैंने आपसे नहीं पढ़ा। मैं जो व्हाट स्टिकी, ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पढ़ाया था। जो मॉइस्चर लेके स्टिकी हो जाता है, क्या बोला अनुष्का। जो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करके स्टिकी हो वेरी जाता है। गुड, जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से। हाँ, तो मैंने क्या बताया था कि हाइग्रोस्कोपिक होता है जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हाइग्रोस्कोपिक। और डेलिक्विसेंट वो होता है जो एब्जॉर्ब करके उसमें खुद ही डूब जाते हैं, यानी पानी बना लेते हैं। जैसे NaOH। हाइग्रोस्कोपिक होगा NaCl, नमक रख दो थोड़ी देर बाद चिपचिपा हो जाता है ना, दैट इज हाइग्रोस्कोपिक। क्या करके पढ़ाया ना, नहीं मैंने तो पढ़ाया ही नहीं है। हम्म। अब प्राइमरी टाइट्रेंट होते हैं तुम्हारे वो जो हाइग्रोस्कोपिक के नेचर नहीं होते, लाइक K2Cr2, राइट, Na2CO3, AgNO3, ये सारे प्राइमरी कहलाते हैं क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक के नेचर नहीं होते, इसी वजह से कॉस्टली भी बहुत ज्यादा होते हैं और ये इजिली अवेलेबल नहीं। सेकेंडरी टाइट्रेट होते हैं जो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, सस्ते होते हैं, इजिली मिल जाते हैं, जैसे कि केएमएल। ठीक है बेटा, स्कूल वाले नहीं, सारे स्कूल वाले ये लेते हैं। NaOH, KOH, I2, ये सब सस्ते होते हैं, तो एवरीबडी टेक्स इट एंड डू इट विद दिस। ये प्योर नहीं होते, लेकिन हाइग्रोस्कोपिक जो नहीं होते हैं और प्राइमरी होते हैं वो बहुत ही प्योर सब्सटेंस, इसलिए उनके साथ हम नॉर्मली नहीं करते हैं टाइट्रेशन, क्योंकि टाइट्रेशन में वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है। आपने कितना यूज किया, 50-50 ml भी अगर यूज करोगे कितने बच्चे कर लेंगे, एक एक यूनिट से ना 4 बच्चे कर लेते हैं रीडिंग, एक एक बार निकाल लेते हैं सारी। तो एक एक बार अगर 4 बच्चे निकाल लेंगे तो मेरे को तो बहुत कम यूज हुआ ना मेरा, तो बाकी तो मेरा वेस्ट हो जाता है। तो वेस्टेज ज्यादा होती है टाइट्रेशन के अंदर, इसीलिए हम कोशिश भी ये करते हैं कि 1 लीटर की जगह 500 ml बना ले या उससे कम बना ले, ताकि अगर कम बच्चे हैं तो कम बना लो, ताकि फ्रेशली प्रिपेयर कर लो बट वेस्टेज मत करो। तो वो तरीका होता है काम करने का। तो ये होते हैं कुछ चीजें, ठीक है। उसके बाद होता है टाइट्रेट। टाइट्रेट वो सॉल्यूशन होता है, मैंने क्या बताया था, हम इस पे लेते हैं, राइट, जिसका हमें निकालना होता है जनरली, सॉरी जिसका हमें गिवन होता है ऑलरेडी। फिर होता है एक इंडिकेटर। इंडिकेटर वो एक इक्विवेलेंस पॉइंट देता है, जब आपका टाइट्रेशन खत्म होने वाला होता है, मींस कलर में चेंज आ जाता है, तो उस टाइम पे जो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है दोनों बीच, टाइट्रेट और टाइट्रेंट के बीच में, उसे हम कहते हैं इंडिकेटर। जैसे तुमने एसिड बेस इंडिकेटर पढ़ा है ना, अरे एसिड बेस इंडिकेटर पढ़ा है, ऐसे इंडिकेटर भी होते हैं इसमें। हम इसमें भी कुछ टाइट्रेशन ऐसी होती है जिसमें हम फिनोक्सिलिन या मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर डालते हैं स्पेसिफिकली, जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड के अंदर बेस डालो, कलर में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, आप डालते रहो कितना ही, कोई कलर चेंज आने वाला है, कोई कलर चेंज नहीं आना।
लेकिन जैसे ही आपने एसिड के अंदर एक फिनोल्फथालीन की ड्रॉप डाल दी, राइट, वो तो कलरलेस रहेगा, लेकिन फिर आप उसमें बेस डालना शुरू करो, एक पॉइंट पे आके बेस उसका कलर पिंक कर देगा। यानी उस टाइम पे क्या हुआ, आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ, और जैसे जरा सा इक्विलिब्रियम से बेस ऊपर गया है, आपका कलर चेंज हुआ। सो दैट इज एन इक्विवेलेंस पॉइंट। तो ऐसे करके हम लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं। मिथाइल ऑरेंज कम यूज किया जाता है, क्यों? क्योंकि मिथाइल ऑरेंज पहले ही एसिड में जाके रेड कलर इंडिकेट कर देता है, फिर जब वो येलो में चेंज होता है ना, ज्यादा चेंज नजर नहीं आता, तो बच्चे को दिक्कत होती है निकालने में। वी बेसिकली यूज फिनोल्फथालीन इन दिस केस, क्योंकि फिनोल्फथालीन एसिड में कलरलेस लेता है और बेस में स्ट्रेट अवे पिंक कलर दे देता है, बिल्कुल डार्क पिंक देता है। तो वो इजी हो जाता है हमारे लिए कैलकुलेशन करना। इतना समझ में आ गया अभी? सो टुमारो वी विल I'll send you the notes of this on the group, and tomorrow we'll solve the numericals of this. Clear? आज के लिए इतना।